हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 एटम इन जस्ट वन शॉट। गाइज, एटम के लिए ना ये बेस्ट वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में एक एक पॉइंट आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ सीधा कवर कराया जाएगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक मिस कर दिया है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो को डाउनलोड कर लो क्योंकि एक एक बात जो कहूंगा ना आपके दिल दिमाग सब तक जाएगी और सबसे भी ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम तक आपको लेकर के जाएगी। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपका। और मैं बस हर वीडियो में एक ही बात करता हूं, सीधी बात, नो बकवास। एक एक पॉइंट जो यहां कवर करा रहा हूं ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम से रिलेट ना कर पाओगे। ठीक, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को डाउनलोड कर लें लेकिन देखना जरूर पूरा नाउ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट ना जिनको चाहिए कि भाई सारे के सारे वन शॉट एक ही जगह मिल जाएं, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ एक काम करेंगे। व्हाइट पेन सेलेक्ट करके रखी हुई है मैंने। वो सिर्फ एक काम करेंगे कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है उसको एक बार चेक करें। उसमें ही मैं सारे जो चैप्टर्स हैं जल्द से जल्दी ऐड करने वाला हूं नाउ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की। तो भाई एक्चुअल में क्या हुआ था कि बहुत समय पुरानी बात थी कि जब एटम के बारे में हम नहीं जानते थे। आज तो हम जानते हैं एटम क्या है सर। तो एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। इस दुनिया का हर मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। हाँ, एटम क्या है? एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। लेकिन यह बात हम आज जानते हैं, बहुत साल पहले नहीं जानते थे। तो जब ये नहीं जानते थे तो ये मिस्ट्री थी और दुनिया भर के साइंटिस्ट इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। नहीं, हमें तो जानना है कि एटम कैसे मिलकर के बना हुआ है। तो बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी थ्योरीज दी गई, लेकिन पहली ऐसी थ्योरी जिसने थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई इसने थोड़ी बहुत काम की बात करी है वो थी थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी। दैट मींस थॉमसन ने जो मॉडल दिया, इस मॉडल को हम पढ़ने वाले हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा कि एटम कैसे मिलकर के बना हुआ। तो थॉमसन का कहना था कि भाई एटम एक वाटरमेलन की तरह है। जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो होते हैं उसके सीड, एक तो होते हैं उसके सीड मतलब बीज, और एक होता है खाने वाला रेड कलर का मटेरियल, मैटर। हाँ, तो जो सीड जो है उसने कहा कि जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड है उसी तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है, और जैसे जो पूरे में फैला हुआ रेड कलर का पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? नाउ तो इसकी एनालॉजी आप ऐसे भी सेट कर सकते हो कि भाई जैसे खीर की अगर हम बात करें तो उस खीर में जो चावल, जो दूध है वो पूरा मैटर है, और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक सीड की तरह ही रैंडम फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो भाई वो हम उसको जो है इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। तो इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन ये मॉडल क्या, और उनका ये कहना था कि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बात ठीक थी। ठीक ना, अभी देखिए इसमें जो फेलियर क्या है, मतलब ये जो मॉडल है फेल क्यों हो गया, क्योंकि जब तक कोई काउंटर पॉइंट ना आ जाए तब तक हम किसी मॉडल को फेल नहीं कर सकते। तुमने कहा कि हाँ भाई एटम ऐसा है वाटरमेलन की तरह है, तो हमने मान लिया वाटरमेलन की तरह उसमें अपना क्या जाता है। हाँ ना, लेकिन फेल कहां हो गया ये मॉडल? तो ये मॉडल कुछ पॉइंट्स में फेल हो गया। उसमें पहला पॉइंट ये था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो भैया क्या होता है कि मान के चलिए अगर मैं आपसे कह दूं कि ये, ऑल्दो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज बहुत डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ेंगे, एक आध घंटे हमारा डिस्कशन चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ताकि जो है स्टार्टिंग में हम कोई पॉइंट को मिस ना करें। जैसे मान के चलो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक प्रिज्म है और अगर मैं इस प्रिज्म से व्हाइट कलर की लाइट पास कराता हूं, ठीक, तो मेरे सामने ना एक पूरा का पूरा डिफरेंट कलर की लाइट का एक बैंड जो है बन जाएगा ना। तो इस बैंड को मैं बोलता हूं स्पेक्ट्रम। क्या बोलता हूं? स्पेक्ट्रम बोलता हूं नाउ। इसी तरह से अगर मैं व्हाइट लाइट के बजाय हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करके, मतलब हाइड्रोजन गैस में करंट पास करा के पोटेंशियल डिफरेंस से जो लाइट जो निकलेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस की लाइट को अगर मैं इस प्रिज्म से पास कराता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझे पूरी की पूरी जो डिफरेंट कलर की लाइंस के बजाय मुझे कुछ यहां पर कुछ इंडिविजुअल लाइंस यहां पर देखने को मिल रही हैं। पूरा इंद्रधनुष ऐसा नहीं मिल रहा है, कुछ लाइन मिल रही है जगह छोड़ छोड़ के। तो इसको मैं बोलता हूं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोलता हूं? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये स्पेक्ट्रल सीरीज के पीछे का रीजन ये जो थॉमसन का मॉडल था ये नहीं बता पाया, तो ये इसका फेलियर होगा। बोला बताओ ना,
अरे बताओ ना कि भाई ये ऐसा जो स्पेक्ट्रल सीरीज है ये क्यों बन रही है, थॉमसन नहीं बता पाए, तो बोला तुम यहां पर फेल। नाउ आगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन इन गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। भाई आपने कह दिया कि तरबूज है खा लो, तरबूज हम खा लेंगे, लेकिन जो है उसको कम से कम विश्वास कर तब होगा ना, विश्वास तो जब होगा जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया एटम के ऊपर कि भाई कैसा दिखता है, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में जो बातें सामने आ रही थी उन बातों से कहीं दूर दूर तक भी नहीं नजर आ रहा था कि एटम तरबूज के जैसा दिखता है। मतलब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो ऑब्जर्वेशंस थी वो इससे मैच नहीं कर रही थी, तो ये भी इसका एक फेलियर हो गया रदरफोर्ड एटम, मतलब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का। क्लियर नाउ, तो जो मॉडल दुनिया के सामने आया जिसने थोड़ी सी क्रांति लेकर के आया, दैट वाज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में क्या हुआ, कि रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया और सजेस्ट किया अपने स्टूडेंट्स को या कहीं अपने एसोसिएट्स को कि भाई एक्सपेरिमेंट करो, ऐसा ऐसा मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर, तो हम इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रदरफोर्ड के सजेशन पर ये एक्सपेरिमेंट किया था उनके एसोसिएट गीगर एंड मार्सडेन। किसने? गीगर एंड मार्सडेन। तो आप इसको गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एटम को स्टडी करने के लिए क्या किया ये हम जान लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ स्टूडेंट्स के भाई देखिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। क्या लिया गया? एक रेडियो एक्टिव सोर्स। कौन सा सोर्स? तो भाई लिया गया बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 83 और एटॉमिक मास है 214। क्लियर, इसमें से निकलेगा अल्फा पार्टिकल। क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की एक पतली सी शीट, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉयल, गोल्ड की एक पतली सी फॉयल पर जाकर के इंसिडेंट कराया गया। ठीक, तो क्या देखा गया? तो देखा गया कि भाई ये पार्टिकल जा रहे हैं और एक स्क्रीन से जाकर के टकरा रहे हैं। अब ये पार्टिकल बहुत थिन होते हैं, तो फिर ये कैसे दिखाई देंगे? तो स्क्रीन जो है इसको कोटेड किया गया जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड क्यों? क्योंकि ये इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देगी। इल्यूमिनेटिंग मतलब जब ये अल्फा पार्टिकल जाएंगे इस जिंक सल्फाइड से जो है टकराएंगे, तो ये जो जिंक सल्फाइड है यहां पर एक चमक जो है प्रोड्यूस होगी। क्लियर, और इस चमक को हम जो है देख पाएंगे माइक्रोस्कोप से। किससे देख पाएंगे? माइक्रोस्कोप से। जो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराए गए उनकी जो एनर्जी थी दैट वाज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल बड़ा ये उठता है कि सर गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया जबकि हमारे पास और भी मेटल्स हैं, गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया? तो गोल्ड फॉयल इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड, पहली चीज तो क्या है कि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है ये 79 होता है। क्लियर, मतलब इसका जो साइज है, इसके एटम का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। हम चाहते हैं कि जो हम शीट लें उसमें बहुत सारे एटम ना भरे हों, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम एटम के ऊपर स्टडी होनी चाहिए। अगर एक एटम के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। तो हम गोल्ड फॉयल को इतना थिन बना सकते हैं, इतना थिन बना सकते हैं, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर 79 से भी ज्यादा होते हैं, तो एटम का साइज बड़ा तो और भी एटम का हो सकता है, लेकिन गोल्ड क्या है? मोस्ट मैलिएबल है। तो जितना थिन आप इस गोल्ड को बना सकते हैं उतना थिन आप किसी और मेटल को बना ही नहीं सकते। क्लियर है नाउ? तो कितनी थिकनेस ली? तो भाई 2 × 10⁻⁻7 मीटर। ये जो फिगर है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा भाई, ये वैल्यू। तो इतनी जो थिकनेस है गोल्ड फॉयल के लिए, इस साइज के लिए आप इतनी थिकनेस जो है किसी और की नहीं कर सकते, तो वही सबसे ज्यादा थिन बन गया। क्लियर है नाउ? अभी देखिए इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट सामने आया ये हम देख लेते हैं। नाउ देखिए जरा, तो देखिए ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या बातें सामने आई, और वहां से रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या कंक्लूजन निकाले कि भाई हाँ ये बातें इस एक्सपेरिमेंट में जो है ये रिजल्ट निकल के सामने आया है। तो देखिए जरा, इस बिस्मथ में से क्या निकल रहा है भाई? अल्फा पार्टिकल। क्लियर, यहां से अल्फा पार्टिकल निकला। अभी अल्फा पार्टिकल गए ऐसे, ये गए ऐसे। नाउ अब सामने है गोल्ड फॉयल। तो देखा गया कि ये अल्फा पार्टिकल
जितने भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? एकदम सीधे जा रहे हैं। जिनमें से सभी अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? एकदम सीधे। ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सीधे चले गए। ठीक, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? कितने पार्टिकल सीधे चले गए, इसका रीजन क्या है, ये सारी बातें हम समझेंगे। ठीक, तो कैसे कैसे चले गए भाई सारे अल्फा पार्टिकल? तो ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल लिखा है ना कि भाई पास स्ट्रेट, कितने स्ट्रेट चले गए? बोला ज्यादातर सभी चले गए। हाँ, तो पास स्ट्रेट, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। ठीक, और कितना डिफ्लेक्ट करे? हाँ, और डिफ्लेक्ट विदिन 1 डिग्री। मतलब स्ट्रेट गए लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुए ना तो 1 डिग्री के अंतराल में ही ये बिखर रहे हैं ज्यादातर। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी अल्फा पार्टिकल मुड़ा नहीं, इधर उधर नहीं हुआ? हुए। तो क्या हुआ कि भाई सिर्फ 0.14%, सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा, ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। क्लियर? मतलब जो जितने भी पार्टिकल इधर उधर जा रहे हैं ना वो 0.14% से भी कम है या उसके आसपास है। क्लियर? नाउ कितने पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री या उससे ज्यादा, 90 डिग्री या उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए? तो भाई अगर हम बात करें तो 1 in 8,000, 8,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था अप्रॉक्स जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। क्या कोई ऐसा पार्टिकल है जो सीधे आए और सीधे ही लौट जाए? हां जी भाई। तो आप देखेंगे कि 180 डिग्री पर भी पार्टिकल लौटे हैं। तो ये क्या है भाई? ये ओकेजनली है, मतलब मुश्किल से भूले भटके कोई पार्टिकल अगर ऐसा मिल जाए, ओकेजनली, एकदम रेयर है कि कोई पार्टिकल आए और पूरा का पूरा जो है 1 डिग्री पर कोई पार्टिकल आए और पूरा का पूरा 180 डिग्री पर जाकर के लौट जाए। क्लियर है? नाउ अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों जानेंगे। नाउ अभी देखिए, तो ये आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कंक्लूजन है, इसको हम समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, भाई ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए? स्ट्रेट चले गए। सिर्फ 0.14% ही थे जिन्होंने 1 डिग्री से ज्यादा जो है डिफ्लेक्ट हुए, 1 डिग्री से ज्यादा मुड़े, अदरवाइज सारे के सारे 1 डिग्री के अंदर ही सिमट गए। नाउ दूसरी बात क्या कि 8,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा हुआ जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि ओकेजनली, भाई भूले भटके ही ऐसे पार्टिकल मिले जो 180 डिग्री जो है सीधे आके सीधे लौट गए। मतलब ओकेजनल, एकदम रेयर कॉम्बिनेशन है। ठीक, मतलब नाउ अभी कंक्लूजन, तो इन सभी पॉइंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मतलब रदरफोर्ड ने क्या जो है इनका रीजन बताया कि ऐसा ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है। तो रदरफोर्ड ने बताया क्योंकि सारे के देखो एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट एकदम सीधे चले गए, तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो इस एटम का ज्यादातर स्पेस जो है खाली है। अगर खाली नहीं होता तो सीधे नहीं जाते। बात समझ में आई? पहली बात। दूसरी बात, यहां पर टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन कहा गया कि भाई जो अल्फा पार्टिकल हैं, ये देख रहे हो ना, कुछ अल्फा पार्टिकल भाई कम है लेकिन कुछ है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से लौट रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है 90 डिग्री से ज्यादा पे लौट रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या दिया रदरफोर्ड ने? तो रदरफोर्ड ने कहा कि देखो भैया ऐसा है, क्या कहा कि देखो भैया ऐसा है कि अल्फा पार्टिकल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अल्फा पार्टिकल का मतलब है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब अल्फा पार्टिकल भारी है। अल्फा पार्टिकल कैसा है? भारी है। अब ये अल्फा पार्टिकल बड़ी ही रफ्तार में चला जा रहा है, भारी है और स्पीड में जा रहा है। अब अगर इतनी भारी चीज को आप 180 डिग्री तक रिबाउंड कर दोगे तो इतनी ताकत जो है छोटे मोटे उसमें तो नहीं होगी। बात समझे? अल्फा पार्टिकल गया और जाके आपने जो उसको 120 डिग्री जो है भगा दिया, तो इतना जो है ताकत बहुत छोटे पार्टिकल में तो नहीं हो सकती। तो जरूर सामने कुछ बहुत भारी सा होगा, तब जाकर ही अल्फा पार्टिकल लौट पाएगा। समझ रहे हो? सामने जो है पतला सा ये ग्लास रखा हुआ है कांच का, ठीक, अब आप एक फुटबॉल किक करके मार दो सामने, हाँ, और कहो कि फुटबॉल जो है 180 डिग्री पे जाकर के लौटा है बहुत ताकत के साथ ही, तो पॉसिबल है क्या? नहीं।
जब तक फुटबॉल ऐसे लौट के नहीं आएगी जब तक कि कोई बहुत भारी चीज जो है उसके सामने ना हो, उससे कुछ बहुत ज्यादा गुना भारी, समझे। तो फिर कहा गया कि भाई जो सारा का सारा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज था, तो कहा गया कि अल्फा पार्टिकल अगर इतना एंगल से लौट के आ रहा है तो जरूर जो सामने जो है उसका सारा का सारा मास एक ही जगह पे इकट्ठा है, अदरवाइज अल्फा पार्टिकल को लौटाने की औकात नहीं थी। एक बात ठीक, और वो कैसा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है। तो यही बात कही गई टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड सजेस्टेड, रदरफोर्ड ने कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है इन ए स्मॉल रीजन, और इस रीजन को नाम दिया गया, पहले इसको कोर कोर कहते थे, क्या बोलते थे, कोर, और इस रीजन को नाम दिया गया कि भाई ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। बात समझ में आ रही है ना। क्यों कहा गया एक ही जगह पे इकट्ठा है, क्योंकि वो लौट के आ ही नहीं पाता। इसके बाद न्यूक्लियस, क्योंकि देखो, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, रिपेल हुआ तो कहा भाई ये पॉजिटिव है, तो बोला कि नेगेटिव कहां होंगे फिर, तो नेगेटिव, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना ही पड़ेगा एटम के पास, तभी तो काम बन पाएगा ना। तो फिर नेगेटिव कहां होंगे, तो कहा कि भाई उसमें नेगेटिव का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो नेगेटिव जो है इसके चारों ओर जो है घूम रहे होंगे, जैसे कि सन के अराउंड बाकी के प्लैनेट्स घूमते हैं, तभी तो जो हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएगा। तो ये बातें हमने जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ी, ये मतलब उसने रिजल्ट निकाल करके हमें दिया भाई, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन में जो दिखा उसके बाद हिसाब से उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा इसका कारण है। नाउ आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ बिटवीन, क्या, ग्राफ बिटवीन अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विद स्कैटरिंग एंगल, कि भाई कितने कितने पार्टिकल कितने कितने एंगल पर स्कैटर हो रहे हैं, तो उसका ग्राफ है, देख रहे हो आप, ये 100 और ये 10, तो मतलब बहुत कम, करीब 50-60 पार्टिकल 160 से 180 डिग्री के बीच में क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर 180 एग्जैक्ट तक जाओगे तो और छोटे वैल्यू हो जाएगी, है ना, 50-60 से भी कम हो जाएगी, 40-50 हो जाएगी, समझे। तो 40-50 जो अल्फा पार्टिकल हैं वो करीब 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जबकि 1 करोड़ 10⁻⁷ है ना, तो करीब 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल 0 से 20 डिग्री के बीच में जा रहे हैं, समझिए। तो ये ग्राफ आपको बताता है कि किस तरह से कितनी कितनी स्कैटरिंग हो रही, कितने कितने एंगल पे। नाउ अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, और हम एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज कैसे करते हैं, मतलब न्यूक्लियर साइज हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि इस पे मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा जो है डर जाओगे हो सकता है। नाउ तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है गाइस, कि जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एटम है, ठीक, अल्फा पार्टिकल आया, इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, एटम तो ऑलमोस्ट खाली है, तो अगर यहां तक एटम है तो अल्फा पार्टिकल यहां तक आ सकता है, क्योंकि ये जगह खाली है, ये वाली जगह है, ठीक, खाली जगह तक जा सकता है। अब मान के चलो यहां पे क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, अब कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल आया, अब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं घुस जाएगा ना, नहीं घुसेगा ना, पक्का, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसेगा, ठीक। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल यहीं से लौटा है तो न्यूक्लियस जरूर इसके अंदर होगी। अगर यहां तक चला गया तो इसका मतलब यहां तक न्यूक्लियस नहीं है, यहां तक चला गया तो यहां तक न्यूक्लियस नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर यहां तक चला गया इसका मतलब यह है कि अगर न्यूक्लियस नहीं जा पाता, सिंपल सी बात है, अगर सामने दीवार है तो मैं उसके बाहर से लौटाऊंगा ना, अंदर नहीं जा पाऊंगा, और अंदर चला गया इसका मतलब कि उस जगह पे दीवार नहीं थी। चलिए तो देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच क्या होता है। तो देखो ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल आया और ये है ये न्यूक्लियस है। अब ये अल्फा पार्टिकल आया और ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से आकर के यहां पर आकर के इसकी सारी जो शक्ति थी, समझ लो, ये भाग के अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ 2 ही प्रोटॉन है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड न्यूक्लियस के पास 79 प्रोटॉन, तो 79 पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज्यादा है ना। तो अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है और इस तरह से जो है यहां पर आकर के इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी, जितनी स्पीड से भाग के चला आ रहा था, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्यों, क्योंकि ये भाई इसके पास 79 प्रोटॉन है, इसके पास 2 ही प्रोटॉन है, तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स के कारण ये और अंदर नहीं जा पाया और एक्चुअल में ये इससे हिट ही नहीं कर पाया। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल, तो ये इससे स्ट्राइक ही नहीं कर पाया, एक्चुअल में इसके थोड़ा सा करीब पहुंच पाया। हाँ, ये इसको विदाउट स्ट्राइक करे ही लौट के आ जाता है। तो ये कितने करीब जा पाया, स्ट्राइक नहीं कर पाया लेकिन कितने क्लोज जा पाया,
इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर नॉट से, और ये एक्चुअल में इससे बिना टकराए ही लौट के आता है, क्योंकि एक पॉइंट तक आते आते इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट, और ये पीछे वापस लौट आता है। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए जरा, एज अल्फा पार्टिकल रीचेज द न्यूक्लियस, its kinetic energy gets converted into potential energy due to electrostatic force of repulsion. It gets returned back by 180 degree without actually hitting the core or nucleus. मतलब बिना टच करे ही ये लौट के आ जाता है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, कैन रीच, इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इस डेरिवेशन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नाउ। तो देखिए जरा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पे कितना जा रहा है? तो मैंने कहा 2e। चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का इंटू कर देते हैं तो चार्ज मिल जाता है, तो Ze हो गया। बोला सर गोल्ड का तो हमें पता है ना, 79 इंटू E करके निकाल सकते हैं, तो एक्चुअल में क्या है, गोल्ड के अलावा कुछ और भी हो सकता था, तो हमने जो है Z इंटू E ले लिया। क्लियर? तो Z की जगह पे जो हम एलिमेंट लेंगे उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। नाउ क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखिए जरा, इसको डेरिवेशन मतलब क्लोजेस्ट डिफरेंस जो है डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो आप देखते हैं कि मान के चलिए कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv²। ठीक, नाउ पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या लिखते हैं भाई? पोटेंशियल एनर्जी देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? के मतलब क्या? 1/4πε0। ठीक, Q1 Q2 ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता अगर फोर्स निकालते, ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, तो ओनली R। ठीक, तो K इंटू Q1 की जगह पे पहला वाला चार्ज 2e, Q2 की जगह पे दूसरा वाला चार्ज Ze, अपॉन में क्या है? डिस्टेंस कौन सी है भाई? इस डिस्टेंस पर आकर के ही तो पूरी की पूरी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। तो यहां से अगर मैं R नॉट निकालूंगा तो ये पूरा हाफ mv² नहीं चला जाएगा, तो R नॉट इज इक्वल टू क्या बचेगा? K 2e² इंटू Z। मैं इसको ऐसे लिख लूं, K 2 इंटू Ze² अपॉन में क्या है? हाफ mv² नीचे आ जाएगा, तो मैं हाफ mv² को क्या लिख सकता हूं? ऑल्दो 2 ऊपर चला जाएगा, 4Ze² हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसको पूरे को K अल्फा लिख सकता हूं ना, ये एज इट इज। तो ये फॉर्मूला बन गया K इंटू 2Ze² अपॉन K अल्फा। अगर मैं इसको K अल्फा ही लिखता तो 2 ऊपर चला जाता। तो ये जो फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। एक बार आप इसको देखिए, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब हम जो है पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक, नाउ देखो जरा, तो ये हमने निकाल दिया। ठीक, यहां पे 4 करके लिख दिया, और यहां पर देखो ये R नॉट इज इक्वल टू 2K Ze² अपॉन K अल्फा। अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब न्यूक्लियस साइज को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज है ना, तो न्यूक्लियस साइज एक्चुअल में क्या है कि मान के चलो कि ये इतनी डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी, इसके अंदर ही होगी। तो हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच निकाला, कितना निकल के आया? देखो जरा, 2 के जगह पे 2, K क्या होता है? 9 फर्स्ट चैप्टर से, और Z के प्लेस पर 79, ये होता है कि नहीं होता? मैं दिख रहा हूं ना? ठीक है जी। इसके बाद देखो E² के प्लेस पर इसकी वैल्यू, और मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करके R नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 41.3 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो यहां से हम समझ सकते हैं यदि डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच आ रही है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में, तो फिर जो न्यूक्लियस का साइज है ये भी इतना ही अप्रॉक्स होगा। दैट मींस इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी और इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? नाउ तो ये बात समझ में आई, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर को पढ़ेंगे। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है हम जान लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल, जैसे मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, तो कोई अल्फा पार्टिकल आया, कोई अल्फा पार्टिकल आके कुछ तो सीधे लौट गए, कोई अल्फा पार्टिकल आया, हाँ ये अल्फा पार्टिकल इसके थोड़े पास में था, तो ये ऐसे, मतलब मुझे ऐसे बताना चाहिए कि कोई अल्फा पार्टिकल है, ये थोड़ा पास में है, तो ये क्या करेगा, ये यहीं से ऐसे लौट जाएगा।
जितना पास में उतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, तो उतना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल। अब कोई अल्फा पार्टिकल अगर दूर है, इससे दूर है न्यूक्लियस से, तो ये कुछ ऐसे लौटेगा। हाँ समझ रहे हो, मतलब ये यहां से देखा जाता है, यहां से देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग हो गई ना, समझ गए। और इसके लिए देखो ये 90 डिग्री से थोड़ी सी कम है, समझ रहे हो। तो आप देख रहे हो कि स्कैटरिंग किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा, कौन ज्यादा जो है मुड़ रहा है, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। जो जितने पास में से आएगा, जो एकदम सीधा चला आएगा, वो जो एकदम सीधा चला आया वो 180 डिग्री से मुड़ गया। जो थोड़े से पास में से आया वो देख रहे हो कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, और जो दूर से आया वो कम डिफ्लेक्ट हुआ, समझ गए। तो इसका मतलब यह है कि जो जितने पास में से आएगा सेंटर के, वो उतना ज्यादा मुड़ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। बस ये बात आपको समझनी है। तो अगर मैं यहां पर कह दूं कि अगर ये न्यूक्लियस के जो मेन सेंटर है, वहां से जो डिस्टेंस हम लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। जैसे ये न्यूक्लियस के ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? ये इंपैक्ट पैरामीटर। ये हमें बताती है कि आप अगर इतने दूर से जाएंगे तो कितना इंपैक्ट होगा। तो अगर ये डिस्टेंस छोटी है, जितनी डिस्टेंस छोटी होगी उतना ही ज्यादा जो है डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये इंपैक्ट पैरामीटर b इज इक्वल टू 0 है, मतलब लाइट इस लाइन जो है अल्फा पार्टिकल की जो बीम है वो सीधे जा रही है, तो देखो b अगर 0 है, इंपैक्ट पैरामीटर अगर 0 है, तो इसका मतलब जो है कि डिफ्लेक्शन जो है ये कितना है? 180 डिग्री। तो यहां से हम समझ सकते हैं पहली चीज इंपैक्ट पैरामीटर क्या है। तो इंपैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है? फ्रॉम द एक्सिस, या मैं इसको बोलता हूं फ्रॉम द वेलोसिटी वेक्टर। देखो ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि भाई अल्फा पार्टिकल कहां स्कैटर करेगा, क्या ट्रेजेक्टरी होगी, ये डिपेंड करता है इंपैक्ट पैरामीटर पे। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब वेलोसिटी अभी इसकी यहां है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो ये है, तो उसको आप बोलते हो इंपैक्ट पैरामीटर। जितना छोटा इंपैक्ट पैरामीटर उतनी ही लार्ज डिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? नाउ अगर मैं इस इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो लिख दूंगा। हाँ जी भाई, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो फॉर्मूला जो बनेगा दैट विल बी b इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन के अल्फा मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये हो जाएगा इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। ये बात समझ में आ गई आपको? देख रहे हो, लेसर इंपैक्ट पैरामीटर, लार्जर स्कैटरिंग। बात समझ में आ रही है ना। नाउ आगे बढ़ेंगे भाई, कमेंट सेक्शन आप का इंतजार कर रहा है, जरूर जो उसमें कमेंट करके बताएं। राइट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये आपको बतानी है। तो देखिए जरा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना। रदरफोर्ड की जो मॉडल था उसकी लिमिटेशन क्या थी? हमने तो भाई कितनी तारीफ कर दी रदरफोर्ड की, कितनी तारीफ कर दी उसके मॉडल की। तो अभी हमें समझना है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो एक्चुअल में रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, सारा का सारा मास कहां है? सारा का सारा मास है उसके जो ऑलमोस्ट हम जो है सारा का सारा मास जो है उसके सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं। बोला सर कर सकते हैं। और यहां पर कौन सा चार्ज उसने माना? यहां पे माना पॉजिटिव चार्ज, तो हमने भी मान दिया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद रदरफोर्ड का कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चक्कर लगा रहे हैं, मतलब इसके ऑर्बिट्स में बाहर यहां घूम रहे, कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, ठीक। तो साइंटिस्ट का कहना था कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं दैट मींस वेलोसिटी लगातार बदल रही है। अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, श्योर है कि भाई कांस्टेंट मोशन, मतलब जो है यूनिफॉर्म उनकी वेलोसिटी नहीं है, इनकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, जिसके कारण से हम ये बोलेंगे कि ये कैसा मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आपने कहा सर एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटिंग मोशन करता है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, वहां से एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म वेव के फॉर्म में रिलीज होती है। अगर उनमें से एनर्जी निकलेगी तो इनकी जो रेडियस है वो उतनी नहीं रहेगी, तो धीमे धीमे क्या होगा कि उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी तो रेडियस भी छोटी होती चली जाएगी। तो धीमे धीमे क्या होगा कि ये जो है इस तरह से इनकी लगातार रेडियस बदलेगी, और लगातार रेडियस बदलने से
एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जाकर के कोलैप्स हो जाएगा। ठीक, तो उसने बताया कि भाई ये कैसे जो है पॉसिबल है कि लगातार इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, मतलब वो नहीं बता पाया। ठीक है, रदरफोर्ड नहीं बता पाया कि लगातार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बात तो सही है, मैक्सवेल ने कही थी कि जो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी तो फिर इसमें से भी निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसा जो है कैसे हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है कोलैप्स नहीं हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर जाकर के। ठीक, तो इस चीज को उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, चलिए, तो यहां पर क्या है भाई, अच्छा पहली चीज ये तो लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन आपको इस पेज पर मिल जाएंगी ना, तो लिमिटेशन, हाँ जी, तो भाई ये चीज उसने नहीं बता पाई, किसने, रदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन कर पाई। आप इसको यहां पर पढ़े के रहो। दूसरी बात क्या है कि साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ जी देखो हमारी बात तो सही है, साइंटिस्ट ने कहा कि हमारी बात तो सही है कि लगातार जो है इसकी रेडियस छोटी होती चली जाएगी, और रेडियस छोटी होती चली जाएगी लगातार कंटिन्यूअसली, तो इसके कारण से जो लाइट रेज जो पास कराएंगे हम प्रिज्म पर, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। इस तरह से अलग अलग लाइन के फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम मिल रहा था लाइन के फॉर्म में। तो रदरफोर्ड के दिमाग में ये बात नहीं जा पाई कि भाई इसका क्या रीजन हो सकता है। समझे, बाद में बोहर ने इसको जो है एक्सप्लेन किया, हम भी समझेंगे। तो ये इसके लिमिटेशंस थे। तो लिमिटेशन आपको क्लियर हो रहे हैं, हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। ये एमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह लिखा हुआ है, पूरा आपको पढ़ना है ना। इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉडल इसने क्या प्रिस्क्राइब कर दिया, मॉडल क्या दिया जो है रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने जो फाइनल जो कंक्लूजन है जो मॉडल का, वो क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम ये पढ़ सकते हैं कि कहा कि भाई एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव कोर। एटम एक मैसिव कोर है, सेंट्रल पार्ट, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और सारा का सारा मास यहीं पर जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 है और एटम का साइज 10⁻10 मीटर है। क्लियर नाउ, और जो न्यूक्लियस है ये सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, सो दैट जो हमारा जो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाए। इसके बाद क्या क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जैसे प्लेनेट घूमते हैं सन के अराउंड। ये बात आपको क्लियर हो रही है नाउ। तो ये रदरफोर्ड का कंप्लीट एटॉमिक मॉडल हो गया। चलिए अब देखिए, इसके बाद अभी हमें पढ़ना है बोर एटॉमिक मॉडल। तो लिमिटेशंस जो रदरफोर्ड मॉडल की थी, मतलब साइंटिस्ट का कहना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस में, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। तो बोर ने बड़ी ही चालाकी से इन रीजंस को एक्सप्लेन किया। बोर ने अपनी साइड से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ चेंजेस किए। बोला, कहा कि रदरफोर्ड ने बात तो सही कही है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, लेकिन थोड़ी सी पॉइंट्स रदरफोर्ड से मिस हो गए हैं, इनको मैं जो है पूरा कर देता हूं। तो देखिए बात क्या कही, बोर एटॉमिक मॉडल क्या है। तो देखो बोर ने क्या कहा, रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए बोर ने कहा कि मैं कुछ अजम्पशन देता हूं। बोर ने कुछ अजम्पशंस दिए, कुछ पोस्टुलेट दिए। उसने कहा ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो बोर ने जो है बेसिकली 4 अजम्पशंस दिए। पहले चीज तो देखो जरा यहां पर, जिनको हम बोर पोस्टुलेट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस लाइक प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो भाई ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कह दी थी, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कह दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि प्लेनेट घूम रहे हैं सन के अराउंड। लेकिन इस बार उसने और क्या ऐड कर दिया, फॉर दिस मोशन, बोला ऐसा मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बोला सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, तो कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं ये इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, चलिए ये बात हो गई। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ दूसरी बात क्या है, दूसरा जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। ये मैं इस पे स्टार लगा देता हूं। ये पॉइंट क्या कहता है, ये बताता है क्वांटम कंडीशन। क्या बताता है, क्वांटम कंडीशन। देखिए एक्चुअल में जो मेन बात थी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो एक्सेलरेटिंग मोशन है, तो फिर एनर्जी रिलीज करना चाहिए। एनर्जी रिलीज करेंगे तो फिर उनकी रेडियस छोटी हो जाएगी और वो कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक, तो क्वांटम कंडीशन क्या कहती है, क्वांटम कंडीशन बोर की ये कहती है कि सर ऐसा है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हर ऑर्बिट में नहीं घूमते, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, या कहीं कुछ ऐसी स्पेशल ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, या कुछ ऐसी स्पेशल ऑर्बिट्स में ही अलाउड हैं जिन ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू mv/r। ये लीनियर मोमेंटम r का इंटू कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, h/2π। अगर पर्टिकुलर मुझे नंबर देना है तो मैं लिख दूंगा nh/2π। अगर किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा nh/2π तो ही वो सिर्फ उन ऑर्बिट में घूम पाएंगे। और जब ये ऐसी ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो ये एनर्जी रिलीज नहीं करते, और ये ऑर्बिट कैसी स्टेशनरी ऑर्बिट है। कैसी ऑर्बिट है, स्टेशनरी। तो मतलब मतलब बोर ने अजम्पशन दे दिया कि ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस ऑर्बिट में तो उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, सिर्फ इतने एंगुलर मोमेंटम वाले में ये घूम सकता है। और जब वो इसमें घूमेगा तो ये ऑर्बिट ऐसी है कि जिसमें घूमते समय एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, और इन ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो क्वांटम कंडीशन क्या है, क्वांटम कंडीशन क्या है, तो हम बोलेंगे भाई एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू nh/2π, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, व्हाइल रिवॉल्विंग इन परमिसिबल ऑर्बिट, मतलब अगर वो उन ऑर्बिट्स में घूमता है तो ये ऑर्बिट में घूमते समय वो किसी भी तरह की एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, और अगर एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा तो ये ऑर्बिट्स कैसी होंगी, स्टेशनरी ऑर्बिट। कैसी ऑर्बिट है ये, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। नाउ नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन को हम समझ, देखो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस हो गया, मान के चलो ये पॉजिटिव, ये इसकी हायर ऑर्बिट्स हो गई। अब देखो कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मान के चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये मान के चलो ना। अब देखो, अब इसके पास ये जो है ना अंदर वाली लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी। ना ऊपर जाओगे तो थोड़ी सी हायर हो जाएगी, ऊपर जाओगे तो और हायर हो जाएगी, ऊपर जाओगे तो और हायर हो जाएगी। कहने का मतलब जो एनर्जी है ये कैसे हो जाएगी, ये बाहर जाते समय जो एनर्जी होती है ये बढ़ जाती है। क्लियर, मैंने कुछ भी रैंडम अरेंजमेंट यहां पे बना दिया। अभी एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, जब आपने इस इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले, मैं यहां पर ब्लैक पेन का यूज करूंगा, ठीक है ना। अब देखना, जब आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो इस ऑर्बिट में रहने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी ये अलाउ करेगा। बोले इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो तुम्हें ऑर्बिट छोड़ के जाना पड़ेगा। घर में आप ड्रिंक करके आ गए, बोले घर वाले ने कहा कि जब नशा उतर जाए तभी घर में आना, समझे ना। नाउ तो अभी क्या होगा कि इससे भी कहा कि जब जो ज्यादा एनर्जी का नशा उतर जाए ना तभी लौट के आना। तो अब ये जाएगा, इसको ज्यादा एनर्जी मिली, ये ज्यादा एनर्जी वाले स्टेट में पहुंच गया। अभी क्या होगा, तो मतलब हमने इसको बोला ट्रांजिशन हुआ। अब जब इसके पास जो एनर्जी है, अब जब ये वापस अपने घर में आएगा ना तो इसके पास जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, इस एनर्जी को ये रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, E इज इक्वल टू, देखो ये E2 माइनस E1। जैसे ये यहां से यहां तक आते में जो भी एनर्जी इसके पास थी, जैसे मान के चलो इसको चाहिए कितनी, इसको चाहिए कि भाई मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तुम्हें इस घर में अलाउ करूंगा। तो यहां पर क्या है, बोला ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वापस यहां पे जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कंडीशन। एन एटम रेडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी स्टेट टू द एनर्जी टू द अनदर, है ना। नाउ तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जो एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो फिर बोर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, ये एनर्जी को रेडिएट सिर्फ जब करेगा जब ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको ना। तो ये बोर के कुछ पोस्टुलेट थे, उसने इस तरह से एटम्स को, एटम के जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट। अब एक्चुअल में जैसे मान के चलिए स्टडी की गई हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक। नाउ तो अभी इलेक्ट्रॉन्स, अब बात चल रही है ना कि भाई ऑर्बिट का साइज क्या है, ये सारी बातें। तो फिर डिसाइड किया गया कि जो
ये जो जैसे मान के चलिए कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जिस ऑर्बिट में, उसकी रेडियस क्या होगी? तो इसकी रेडियस को निकालने के लिए बहुत छोटे छोटे से डेरिवेशन किए गए, इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमने इससे पहले डिस्कशन किया था, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक ना? देखो यहां पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, 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 लीनियर वेलोसिटी ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना। देखिए जरा, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं इस पर तो बताना चाह रहा हूं आपको, लेकिन क्या है, थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, तो मैं आपके लिए डेरिवेशन पूरा ये कर देता हूं। देखिए जरा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, ये घूम रहा है तो कौन घुमा रहा है इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ मेन चीज आप यहां पर समझिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होता है? mv²/r, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेडियस हमें निकालनी है। नाउ अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2/r²। फोर्स निकाल रहे हो तो अपॉन में r² आएगा। ठीक, तो k q1 q2/r²। तो q1 के जगह पे क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो खींच रहा है न्यूक्लियस का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे तो हम लिख दिया ओनली E, और खींच कौन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लगा रहा है? ये Z इंटू E, न्यूक्लियस है ना, बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, तो K q1 इंटू q2/r², ये r²। कैंसल करने के बाद जो बचेगा ये हो जाएगा R इज इक्वल टू kZe² अपॉन mv²। आप इसको बना दे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई रेडियस की वैल्यू। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इस रेडियस से आप हमेशा कैलकुलेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है, जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। बताओ कि अगर मान के चलो पहली ऑर्बिट में घूम रही होगी, तो क्या पहली ऑर्बिट की जो रेडियस है वो दूसरे ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होगी? नहीं। तीसरी ऑर्बिट की, चौथी ऑर्बिट की, सबकी रेडियस अलग अलग होगी। तो इस रेडियस के फॉर्मूले में n मिसिंग है। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट मिसिंग है, तो ये फॉर्मूला अधूरा है। तो हमने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है? nh/2π। तो यहां से हमने एक r की वैल्यू निकाली, यहां से हमने r को यहीं पे छोड़ दिया, इस mv को भेज दिया नीचे, तो ये वैल्यू आ गई nh/2π mv। क्लियर? नाउ देखो, अभी इस फॉर्मूले में क्या मिसिंग है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Z किसके, गोल्ड का है, सिल्वर का है, किसका है? ये सारी चीज मिसिंग है। तो इस रेडियस में n मिसिंग है, इस रेडियस में Z मिसिंग है। तो इन दोनों फॉर्मूले को हमने कंपेयर किया, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लिया। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? देखो, r की वैल्यू ये रख दी और r की वैल्यू ये रख दी। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल गई v की वैल्यू। कौन सी वैल्यू मिल गई? b की वैल्यू, वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी होगी v = 2π kZe² अपॉन mb। क्या है? अपॉन nh। ठीक ना? अभी देखिए, तो हमने क्या किया, इस v की वैल्यू को उठा करके, ये थर्ड इक्वेशन है, इस वैल्यू को उठा करके रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में। क्या है भाई? सेकंड में रख दो, सेकंड nh/2π mv। तो nh/2π mv, इस v के जगह पे हमने इस v की वैल्यू ऊपर से रख दी। क्या है? 2π kZe² अपॉन nh। अपॉन में है तो ऊपर पहुंच गया। ठीक, तो यहां से जो फॉर्मूला बन रहा है रेडियस का, ये क्या बन गया? n² h² अपॉन 4π²। ठीक, m kZe², ये फॉर्मूला बन रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हमने डेरिवेशन यहां पर लिख करके रखा हुआ है। वेलोसिटी का क्या है? ये वेलोसिटी का है। थोड़ा सा जो है इसको बड़ा कर देते हैं, वेट। तो अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले सकते हैं तो जरूर ले लें। देखिए जरा, नाउ क्लियर है? तो देखिए जरा, तो ये यहां पर आपको क्या मिल गया? यहां पर आपको मिल गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए डेरिवेशन और वेलोसिटी। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है बढ़िया तरीके से। नाउ अभी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डेरिवेशन तो अभी देखो करके दिखा दिया, कितना है भाई 2 पाई, पेन चल रही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डेरिवेशन तो कर लिया, कितना है 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, ये निकाला है कि नहीं निकाला, ये निकाला है। लेकिन इसी वेलोसिटी को हम स्पीड ऑफ लाइट से एक्चुअल में अगर कहा जाए कि ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है रेडियस मतलब अपनी ऑर्बिट में घूमते समय, तो आप कहोगे बोला सर इतनी वेलोसिटी हो सकती है, मुझे वैल्यू याद नहीं आ रही है। हाँ, आप बोल सकते हो कि 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH फॉर्मूला जो है भूल जाओगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं बताओ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है जो है घूमते समय ऑर्बिट में, तो आप एक बार बता सकते हो कि लाइट की वेलोसिटी के 137 टाइम्स कम होती है, दैट मीन c/137, और ये हमें प्रूव करना होता है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम इसको जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट को आसान भाषा में समझने के लिए यहां पर छोटा डेरिवेशन क्या कि भाई v इज इक्वल टू हमने क्या निकाला 2 पाई के जेड स्क्वायर। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहां पर इसको एनलार्ज करना चाहूंगा, बड़ा जा रहा है ये, वेट चलो ठीक है, इतना ही जा रहा है ये, देखिए जरा। तो यहां पर क्या है, छोड़ो अभी देखिए यहां पर क्या है कि आप जानते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमने अभी पिछले पेज पर निकाल के रखी है, क्या b इज इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर, क्या b इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, ये निकाली है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए मैं Z को क्या पुट कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा, कर दिया मैंने। अभी फॉर्मूला मेरे पास क्या बचा देखो जरा, 2 पाई के, देखो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन NH, ठीक। तो v इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन NH, ये फॉर्मूला बन गया ना। अभी आप ये बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये NH है, यहां पर मैंने क्या किया कि भाई ये देखो C का इंटू ऊपर C का इंटू नीचे कर सकता हूं, C का इंटू ऊपर C का इंटू नीचे कर दिया, देखो ये कर दिया, और N को मैंने कर दिया बाहर, देखो एक बार फिर C का इंटू ऊपर C का इंटू नीचे और N को कर दिया मैंने बाहर। देखिए जरा, ये मेरे पास ऐसे लिखा है H और ये लिखा है N। अब मैंने इसमें C का इंटू ऊपर किया, C का इंटू कर दिया नीचे, तो ये जो टर्म यहां पे मिल रहा है इसको हम बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं अल्फा। और ये अल्फा पार्टिकल नहीं, ये है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, क्या है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक ना। ये क्या है अल्फा, अल्फा क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक, और ये क्या है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू हम यहां से इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद निकालते तो 1/37 आती है, क्या आती है 1/37। देखो जरा 2 पाई के क्या है 9 × 10⁹ जो है 9 × 10⁹ ई की वैल्यू हम जानते हैं, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, और यहां से मतलब हम इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ये 2 पाई के स्क्वायर अपॉन CH, ये वैल्यूज को इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी 1/37। क्लियर, तो अल्फा की वैल्यू 1/37 आ गई, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू इसकी जगह 1/137 इंटू c बाय n। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो n के प्लेस पर 1 पुट करोगे और c के प्लेस पर c स्पीड ऑफ लाइट। तो एक्चुअल में हमने क्या देखा कि भाई जो वेलोसिटी है ये कितनी हो गई c/137, कितनी हो गई c/137। दैट मींस जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है ये स्पीड ऑफ लाइट से 137 टाइम्स कम है। सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएगी तो यहां पर 2 का इंटू हो जाएगा, 274 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है पूरी, ठीक। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, 17 पे कुछ नहीं है, 18 पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहां से डिसाइड होगा हमारा अगला पोर्शन, ठीक। तो टोटल एनर्जी क्या होने वाली है इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो भाई देखिए जरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आप समझते हो, थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, हाँ जी विजिबल तो है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बड़ा नहीं होगा, ठीक है भाई, थोड़ा सा फोकस कर देते हैं ताकि आपको जो है
सही तरीके से, चलो रिमोट भी गायब है मेरे हिसाब से, चलिए ठीक है ना। तो देखते हैं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे हम। तो देखो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, किसकी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की एनर्जी होती है, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी में तो अगर टोटल एनर्जी निकालनी तो दोनों एनर्जी का आप सम कर दोगे, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ के जगह पे हाफ 1/2 एम की जगह पे एम और बी स्क्वायर। देखो वेलोसिटी अभी निकाल के रखी है, निकालिए वी स्क्वायर ये देखो ये, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर जो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी दैट विल बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। क्या मिल जाएगी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। कैलकुलेट करना आराम से मिलेगा आपको। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई? देखिए पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं, के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक। अब Q1 के जगह पे कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक। Q2 की जगह पे कौन? Ze, ठीक। तो हमने क्या कहा कि Ze क्या है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो हमने क्या पुट किया? के जेड ई इंटू माइनस ई अपॉन में क्या है? आर, ठीक। तो ये क्या बन गया? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। क्या आ गई? माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या बता रहा है कि ये इसको खींच के रखा, अट्रैक्शन फोर्स। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? अट्रैक्शन फोर्स बता रहा है, क्लियर ना हो। तो जब आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, एडिशन करना है, तो बस आपने क्या किया? आपने इसको और इसको ऐड कर दिया, इसको। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई? देखिए जरा, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। देखो मैं आपको इसको याद करना सिखा दूं, ठीक। देखो कैसे याद करते हैं, देखो जो ये फॉर्मूला बन रहा है ना, आप इसको इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? देखो पहले लिख दूं मैं यहां पे 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन में क्या है? एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक ना। ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे? देखो वैसे तो आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो 11वीं बार भूल सकते हो, और कुछ भी कर लो भूल ही जाओगे। तो इससे अच्छा है कि बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक। लेकिन फिर भी एक आध मतलब कौन कौन टर्म्स इसमें आते हैं तो उसको मैं याद कर लेता हूं पोकेमॉन से, ठीक। पोकेमॉन मतलब क्या है कि भाई देखिए पाई, तो पाई स्क्वायर ये तो मुझे याद करना ही पड़ेगा। पोकेमॉन तो ये के स्क्वायर, इसके बाद पोकेमॉन तो एम, तो एक पावर है कि नहीं ये मुझे याद करना पड़ेगा। पोकेमॉन न मतलब नंबर, तो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये ऐसे याद करोगे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। बाकी सर ये मत बोलना कि जो है क्या घटिया ट्रिक आपने हमें बताई है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है और ये नेगेटिव आ रही, कैसे आ रही है? ये नेगेटिव आ रही है, ठीक। आप इसको यहां से सॉल्व करोगे ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो ये नेगेटिव आएगी, ठीक। देखो नेगेटिव क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बता रहा है, ठीक। चलिए, एंड सम वर्क हैज टू बी डन इन पुलिंग इट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्लियर। ये हो गई एनर्जी। इस एनर्जी को फॉर्मूले को आप भूलेंगे नहीं, ये एनर्जी फॉर्मूला एक बार और लिखिए। अभी हम पहुंचते हैं कहां पर? जो एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह जो होते हैं उसके बाद आखिरी में जाकर के बोर के एटॉमिक मॉडल की जो लिमिटेशंस वगैरह पढ़ेंगे। तो इसको हम थोड़ा यहां से हटा करके क्या कर दें, नई जो है हम एक फाइल खोलने वाले हैं यहां पर, वेट, ठीक। अभी हम पहुंचेंगे बोर एटॉमिक मॉडल पे, तो हम यहां से जो है इसको चेंज कर लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो पा रही है। तब तक हम थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। हाँ, बस 10-12 स्लाइड्स और हैं, इसके बाद आपका 1.5 घंटे की वीडियो में काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा?
व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो जरा, अभी जो फॉर्मूला हमने यहां पर डिराइव किया हुआ है, इस फॉर्मूले की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, हम इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हमने इससे पहले जाना हुआ है कि जैसे इंसान जो है ना, इंसान के फेस जो है एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक, हाइट मिल सकती है, कलर मिल सकता है, चश्मे का नंबर मिल सकता है, ठीक, शर्ट का कलर मिल सकता है, कुछ भी मिल जाए, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। समझे ना, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह से इस दुनिया में, इस नेचर में बहुत सारी गैसेस हैं, उन गैसेस का मास वास आइसोटोप वगैरह का मिल सकता है, ठीक, साइज मिल सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं तो उनका भी फिंगरप्रिंट्स, जैसे इंसान का फिंगरप्रिंट होता है ना, ऐसे ही गैसेस का भी फिंगरप्रिंट होता है, एंड दैट फिंगरप्रिंट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे फिंगरप्रिंट हमारी पहचान है, यूनिक पहचान है, इसी तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रम जो बनता है, अलग अलग गैसेस का फिंगरप्रिंट है। जैसे मान के चलिए, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से जो लाइट जो निकल रही है, उस लाइट को अगर मैं पास करा दूं प्रिज्म से, प्रिज्म के बाद जो कलर की जो बैंड मुझे मिलेगी, से ये बैंड मिल जाए या ये बैंड मिल जाए, ये जो लाइंस मिल रही ना, ये एग्जैक्ट जो पैटर्न है, एग्जैक्ट स्पेसिंग के साथ, एग्जैक्ट ग्रुप्स के साथ, ये किसी और गैस के लिए नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन के लिए तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए मिलेगा, ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम अलग बनेगा, ऑक्सीजन के जैसा किसी और का नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, फिंगरप्रिंट है किसी भी गैस का। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान के चलिए, व्हेन एन एटॉमिक गैस इज एक्साइटेड यूजुअली बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इट शोज अ बैंड ऑफ सम डेफिनेट वेवलेंथ ऑन स्क्रीन। क्या बोला कि जब आप किसी भी एटॉमिक गैस को एक्साइट करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करें या फिर आप जो है उसको हीट करें, तो क्या होगा, ये कुछ बैंड शो करता है ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ की, ठीक, ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर, जिसके बारे में हम पूरी जो डिस्कशन कर चुके हैं अभी पीछे, ठीक। नाउ दीज बैंड्स आर कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और इन्हीं बैंड्स को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। क्लियर है। नाउ अभी देखिए, ईच गैस हैज यूनिक स्पेक्ट्रम, हर गैस का एक अपना अलग यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, जो कि इनके फिंगरप्रिंट्स की तरह एक्ट करता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि भाई इट इज ऑफ टू टाइप, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है। हाँ, कौन कौन से, बोला कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं है, ये कंटिन्यूस है, इंद्रधनुष के जैसा एकदम जो है, ठीक। नाउ इसके बाद जो वेबिगर हमें मिलता है स्पेक्ट्रम, हम यही तो बनाते हैं ना। इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एमिशन स्पेक्ट्रम, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। पहले हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो देखो जरा, एक्चुअल में ये स्पेक्ट्रम वगैरह जो ये जो कलर हमें मिल रहे हैं, ये है क्या, ये कलर किस चीज की पहचान कराता है। तो जब हम किसी भी लाइट को, जैसे मान के चलिए, मैंने आपसे कहा कि भाई मान के चलो कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक लैंप हो गया, ठीक। अब इसमें मैं भर देता हूं कौन सी गैस, इसमें भर देता हूं हाइड्रोजन गैस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये मेरे पास एक प्रिज्म हो गया, ठीक। यहां से लाइट गई हाइड्रोजन गैस की, कौन सी, हाइड्रोजन गैस, तो फिर क्या होगा, अब व्हाइट लाइट होगी ना, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगी, क्योंकि व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं। बात सुनिए, मेन चीज सुनो, व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, सारे कलर मतलब सारे तरह के कलर, सारे तरह के कलर मतलब सारे तरह की वेवलेंथ, सारे तरह की फ्रीक्वेंसीज, तो सारे तरह की जो वेवलेंथ है वो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलती है। एक्चुअल में जो लाइट है, जैसे आपने क्या किया कि फिंगरप्रिंट दिखाना है तो अंगूठा लगा दो, ठीक। इसी तरह से गैस को जब फिंगरप्रिंट दिखाना होता है तो वो भी कहती है कि वेवलेंथ लगा दो, समझे। स्क्रीन पर जो हमें कलर दिखाई देते हैं, एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वेवलेंथ फेंक के मारी, समझे, और वो वेवलेंथ जाकर के सामने स्क्रीन जो लगी होती है इस पे जाकर के सेट हो जाती है और हमें कलर के फॉर्म में दिखाई देती है।
बहुत सिंपल है ना। अभी देखो, तो सनलाइट होगी मतलब व्हाइट लाइट होगी तो उसमें सारे कलर होंगे, मतलब सारी वेवलेंथ होंगी, सारी वेवलेंथ होगी तो वो सामने दिखाई देंगी। लेकिन 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 यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस में सारी वेवलेंथ नहीं है, तो जो है सिर्फ वही आपको दिखाई देंगी। एंड दैट स्पेक्ट्रम विल नॉट बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइन। तो स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है इतनी बात? नाउ आगे बढ़ेंगे तो भाई लाइन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है। अच्छा एक और चीज, यहां पर जरूरी थोड़ा ना हाइड्रोजन गैस हो, यहां पर मर्क्यूरी हो सकती है, यहां पर जो है नियॉन गैस हो सकती है, कोई भी। तो जिसके पास जो है वेवलेंथ एमिट करेंगी उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहां पर जो है दिखाई देगा। अभी सुनो, अब जैसे मान के चलिए ये अभी हाइड्रोजन है, ठीक, अभी इसने क्या शो किया, यहां पर मैं दिखा देता हूं, शायद मैं लास्ट पेज पे दिखा है ना, बहुत सुंदर। देखिए जरा, अभी मैंने आपको यहां बता दिया लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम दो टाइप का, एक हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा हो गया अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमने ऑलरेडी बना के रखा है, क्यों मेहनत करें। देखो जरा, ये हाइड्रोजन गैस है नाउ। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस से अगर अगर क्या बोला मैंने बोला अगर इस तरह की जो है लाइट निकलती है, कौन सी, इसने स्पेक्ट्रम में शो किया रेड ग्रीन येलो, ठीक, तो रेड ग्रीन येलो, और बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड है ब्लैक। नाउ तो देखो जरा, ब्लैक बैकग्राउंड पर आपको कलर्ड लाइन दिखाई दे रही है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक। जबकि देखो पूरा कलर्ड है, कलर्ड बैकग्राउंड पे कुछ कुछ जगह छूटी हुई है। कलर्ड बैकग्राउंड पर ब्लैक लाइट जो आपको दिखाई देती है, ये देख रहे हो कलर्ड बैकग्राउंड। कलर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, गलत होगी ना, देखो जरा, कलर्ड बैकग्राउंड पर अगर आपको ब्लैक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ब्लैक स्ट्रिप, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात यहां पता पड़ेगी, देखना जरा, एमिशन स्पेक्ट्रम में मैं यहां पर कुछ अलग ही कलर की जो है लाइट लेता हूं, देखना जरा, एमिशन स्पेक्ट्रम में यहां पर मुझे ऑरेंज लाइट दिखाई दे रही है, ऑरेंज, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ ऑरेंज लाइट ही गायब है, समझ रहे हो। अगर मैं एग्जैक्ट यहां पर जो है इसको नीचे उतार दूं, मैं इसको अगर नीचे उतार दूं तो ये इसी की जगह पे, अरे तो ये एग्जैक्ट इस जगह को भर देगा, समझो, मतलब इसी स्लॉट को भर देगा। समझ में आ रही बात? देखो जरा, यहां पर सिर्फ ब्लू गायब है, देख रहे हो, यहां पर अगर एमिशन में सिर्फ ब्लू दिखाई दे रही है तो यहां पे सिर्फ ब्लू गायब हो जाएगी। तो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन एक दूसरे का उल्टा है, क्या है, एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। समझ में आ गई बात? नाउ तो देखो जरा, अगर हाइड्रोजन गैस से लाइट पास हुई, मुझे स्पेक्ट्रम मिला, किस पे, ब्लैक बैकग्राउंड पे जो भी कलर मिलेंगे वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। अगर मैं पीछे से चल रहे बंदे, देखो, अगर मैं पीछे से व्हाइट लाइट या कोई सनलाइट पास करा दूं, ठीक, तो क्या होगा कि जो भी मुझे दिखाई दे रहा था ना, जैसे रेड लाइट यहां पर दिख रही थी, तो ये रेड लाइट के जगह पे क्या हो जाएगा, रेड के जगह पे क्या हो जाएगा, ब्लैक लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ब्लैक लाइन आ जाएगी। रेड के प्लेस पर क्या आ जाएगी? ब्लैक लाइन आ जाएगी। तो एक्चुअल में ये क्या है, इसका ऑपोजिट है। तो इसने क्या कर लिया, ये जो वेवलेंथ जो पहले एमिट कर रहा था उसको इसने एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब। और इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? ये कब होता है? ये वही ट्रांजिशन के दौरान होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन के दौरान जो भी एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है ये एमिट कर देता है, और एमिट करता है तो सिर्फ ये वेवलेंथ जो है ये एमिट कर पाता है, तो ये वेवलेंथ दिखाई देती है। क्लियर? और दूसरे वाले केस में ये व्हाइट लाइट में से जो एमिट कर रहा था अब उनको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो बची हुई है वो दिखाई देंगी। क्लियर है? ये हो गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ अभी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, अभी देखो यहां पर क्या होता है ना, बहुत सारी सीरीज आपको देखने को मिलती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। देखो एक्चुअल में ये जो कोई भी लाइट जो आपको मिल रही है, जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम में जो है बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हैं। n इज इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, और उस तरह से बहुत सारी ऑर्बिट्स होंगी कि नहीं होंगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी कब रिलीज करता है? एनर्जी कब रिलीज करता है? बोला एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमारी जो विजिबल रीजन में तो हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई नहीं देगी, बस समझ रही। तो जो भी एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हर उस वेव की वेवलेंथ होगी और उसी वेवलेंथ की हम मेजरमेंट करेंगे। बात कर रहे हैं ना। नाउ तो यहां पर देखो n इज इक्वल टू 1 पहली ऑर्बिट, ये n इज इक्वल टू, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4। क्लियर। नाउ अभी होता क्या है, अभी होता क्या है कि भाई जैसे मान के चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से थर्ड में चला गया, एक्साइट किया आपने एटम को, एनर्जी दी, अब एनर्जी दी तो क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट से थर्ड में चला जाएगा, यहां पहुंच गया। अब जब ये वापस आएगा तो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, क्योंकि ये तो लोअर एनर्जी वाले स्टेट है तो इसको तो कम एनर्जी में रखना पड़ेगा ना यहां पे, तो जब ये वापस आएगा तो जो भी इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, कितनी वेवलेंथ रिलीज करेगा इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह होना चाहिए। तो हम इतना तो जानते हैं, हम इतना तो जानते हैं कि जो एनर्जी हम फॉर्मूले की बात चल रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है कि जो भी वेवलेंथ यहां से निकलेगी, ये वेवलेंथ जैसे मान के चलो कि अगर इलेक्ट्रॉन छठवीं एनर्जी स्टेट से आए और दूसरी में आके टपक जाए, अब अगर इलेक्ट्रॉन 6th एनर्जी स्टेट से आए, मतलब 6th ऑर्बिट से आए और फर्स्ट में आकर के टपक जाए, अगर इलेक्ट्रॉन 4th से आए और थर्ड में आके गिर जाए, तो वहां पर जो वेव निकलेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो उनके लिए हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो कंप्लीट स्पेक्ट्रल सीरीज अभी हम डिजाइन करेंगे। ठीक नाउ, तो अभी देखो जरा, तो यहां से जैसे 1 से 3 में गया या 1 से 2 में गया, ठीक, तो फिर कितनी एनर्जी ये रिलीज करेगा, इसके लिए हम जो है डेरिवेशन करते हैं। देखिए तो एनर्जी, देखो मैं आपसे फिर से एक बार लिखाऊं, फॉर्मूला क्या बनाया था, एक बार मेरे साथ बोलना, En इज इक्वल टू पॉकीमॉन, पढ़े पॉकीमॉन, देखो जरा, मैं एक बार कंफर्म कर रहा था, बोला सर ने गलत लिख दिया। हाँ, तो पॉकीमॉन, तो पाई पॉकीमॉन के स्क्वायर है, एम पे कुछ नहीं है, पॉकीमॉन ना एन मतलब नंबर मतलब 2, तो 2 पाई के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये चल रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक ना, याद हो जाए। बोला सर ये क्या, वो तो जो है बड़ा है, वैसे ही करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें तो दिमाग लगानी पड़ रही। नहीं, अगर 2 महीने बाद इसको पढ़ोगे ना तो कुछ दिमाग में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन पॉकीमॉन दिमाग में जरूर रहेगा, और अगर ये रहेगा तो कम से कम एक आपको हिंट जरूर मिलेगी। हाँ ना, तो ये फॉर्मूला होता है और ये नेगेटिव में आ रहा है। क्लियर, नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि भाई अट्रैक्शन फोर्स है, अगर जो है इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जाओगे तो आपको जो है कुछ वर्क करना पड़ेगा अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट। ठीक ना, तो अभी देखिए जरा, तो हम रेड कलर लेते हैं। देखिए तो एनर्जी का फॉर्मूला ये है, यहां से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से एन स्क्वायर को अलग कर लिया, क्योंकि सारी चीजें सेम है, सारी कुछ नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो चार्ज नहीं बदलेगा, के नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, एच नहीं बदलेगा, जेड नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन कहीं भी चला जाए कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरे से पहली में, तीसरी से चौथी में, तो सिर्फ क्या बदलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई वी हैव सेपरेटेड दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म। हाँ, तो हमने 1 एन स्क्वायर कर दिया अलग। नाउ तो अभी देखो, जो एनर्जी यहां से निकलती है वो क्या होती है, 2 ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। ठीक नाउ, तो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर नाउ, तो अगर ये 2 में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 से वापस आएगा तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो देखो जरा, यहां पे सब कुछ कॉमन, इसमें से मैं क्या करूंगा, ये E2 माइनस E1 होगा, तो भाई N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर करूंगा। ठीक नाउ, तो ये कॉमन माइनस फॉर्मूले का है, तो माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन N1 स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक, अब ये माइनस के कारण ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के कारण ये प्लस का हो जाएगा। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला मेरे सामने जो बचेगा दैट विल बी, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं और हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लियर है नाउ, तो यहां पर ये जो हो गया दैट इज योर E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर, माइनस था तो माइनस को तो हमने अंदर कर दिया,
ठीक है, माइनस हमने कॉमन नहीं लिया, तो यहां पर तो यही माइनस तो अंदर रह गया ना, तो 2 पाई स्क्वायर आप देख रहे हो के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में क्या है एच स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया, ये n1 प्लस का हो गया और n2 माइनस का हो गया, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां पर क्या करना है आपको कि ई को आप क्या लिख सकते हो, ई को हम लिख सकते हैं एच न्यू, लिख सकते हैं ई को लिख सकते हैं एच न्यू, और एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाय लेमडा। तो ओवरऑल जो हो जाएगा मेरे पास ई के प्लेस पर एच सी बाय लेमडा। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी क्या है, सी है यहां पर, सी देखो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो हम ओवरऑल देखेंगे 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर। तो अगर मैं इसको जो है नीचे लेकर के जाऊं, और ये क्या है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन सी, और एच नीचे पहुंचेगा तो ये हो गया सी एच क्यूब, और ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये बच रहा है। नाउ अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो 1 यहां पर क्या हो रहा है कि ये टर्म है, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, ये वैल्यू अभी हम रख देते हैं। तो ये इस पूरे टर्म की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये बन गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, नाउ अभी क्या हो जाएगा, अभी यहां पर हो जाएगा, देखो जरा, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ये r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को चलो मैं यहां बता देता हूं, ये r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ठीक, ये वैल्यू यहां पर इसकी हो जाएगी। क्लियर है नाउ, तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में आगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो वो फाइनल फॉर्मूला बन गया। यहां पर आपको समझना है कि n1 क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे और जिस स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, गिर रहा है, उसको हम बोलेंगे n1, और जहां से आ रहा है उसको हम बोलेंगे n2। क्लियर, जैसे 4 से आ रहा है और 1 में इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो n1 क्या है 1 और n2 क्या है 4। अगर इलेक्ट्रॉन 5th से आए तो n2 क्या है 5, और 3rd में गिरे तो n1 क्या है 3। बात क्लियर है नाउ। तो अभी देखिए, अब जैसा कि हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके कहीं भी गिर सकता है। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके कहीं भी गिर सकता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 5th से आके 1st में गिर जाए, 1st ऑर्बिट में। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 5th से 4th में आए, देन 3rd में आए, देन 2nd में आए, देन 1st में आए। हो सकता है कि 5th से 3rd में आए, 3rd से 1st में आए। ठीक, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आप जानते हो कि लेकिन जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की कुछ वेवलेंथ होगी, और अब हम उस वेवलेंथ को कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से गिरे और 1st ऑर्बिट में आगे गिर जाए, 5th से गिरा 1st में, इंफिनिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन 1st में, हाँ 4 से 1st में, 3rd से 1st में, 2nd से 1st में, तो एनर्जी तो रिलीज होगी और उस एनर्जी की कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो इन वेवलेंथ का जो कॉम्बिनेशन जो हुआ, इनकी एक सीरीज बनाई गई और इस सीरीज का नाम दिया गया देन लाइमन सीरीज। क्या, लाइमन सीरीज। क्या, लाइमन सीरीज। तो देखिए जरा, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो ये हम पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ये होता है, इसको समझाते हैं अभी, और ये हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी सीरीज हमें कब मिलेगी। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से पहुंच जाए कहां पर, 1st ऑर्बिट में आके गिर जाए, तो क्या होगा, कौन सी सीरीज मिलेगी, लाइमन सीरीज। इसको लाइमन साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया हुआ था। ठीक, और ये सीरीज की जो वेवलेंथ होती है
ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। कहां पर? अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट। ठीक, याद रखना, एल फॉर लाइमन, एल फॉर अल्ट्रा। ठीक है, थोड़ी सी राइमिंग बनाना बन जाएगी। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा कि लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट, मतलब थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से आगे गिरे, चाहे डायरेक्ट या बाउंस कर करके, ठीक, बस सेकंड में आके गिरना चाहिए, तो ये जो वेवलेंथ जो बनेगी, इसको डिस्कवर किया बामर सीरीज ने। ठीक, और बामर सीरीज जो बेसिकली है, ये बी फॉर बामर, बी फॉर विजिबल, ये विजिबल रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में। ठीक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ वगैरह होगी, विजिबल रीजन में लाई करेंगे ऑलमोस्ट। ठीक, नाउ जब हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कौन सी रीजन में लाई करेगी, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, थर्ड में गिरे, तो पास्चन सीरीज बनेगी, पास्चन सीरीज, और ये होगी इंफ्रारेड। कौन सा रीजन? इंफ्रारेड रीजन में। नाउ अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से आए और फोर्थ में आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी, इंफ्रारेड। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से भी आया और जो है फिफ्थ में गिर जाए, तो हम इसको बोलेंगे फंड सीरीज, जिसको आप पी फंड सीरीज भी बोल सकते हो, और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। ठीक है, नाउ अभी देखो इसके फॉर्मूले वगैरह कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं, बता देंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। कहीं से भी आए, फर्स्ट में गिरे लाइमन सीरीज, लाइमन मतलब अल्ट्रा, सेकंड में गिरे बामर सीरीज, बामर मींस विजिबल रीजन, थर्ड में पास्चन इंफ्रारेड, फोर्थ में ब्रैकेट इंफ्रारेड, फिफ्थ में गिर जाएगा, मार्कर फिफ्थ लगाऊंगा तो। ठीक है, फिफ्थ में पी फंड सीरीज, या सिंपल कहें फंड सीरीज, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में यही सारी चीजें बताई जाती हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम में यही सारी चीजें बताई जाती हैं। क्या बताया जाता है, देख लो जरा, एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको यही बताया जाएगा कि भाई थोड़ा सा यहां से हम बात करेंगे कि भाई देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम में यही बताया जा रहा है कि मान के चलो कहीं से भी आए, देख रहे हो, कहीं से भी आए और फर्स्ट में गिर जाए तो लाइमन सीरीज है, कहीं से भी आए किसी पेपर में सेकंड में आ जाए तो बामर सीरीज है, कहीं से भी आए थर्ड में गिर जाए तो पास्चन है, कहीं से भी आए फोर्थ में गिर जाए तो ब्रैकेट सीरीज है। इन सारी बातों की हम डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम कर देते हैं साइड में, और थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई है, चलिए कोई बात नहीं ना हो। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और इनके फॉर्मूला वगैरह कैसे बनते हैं इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ हाउ टू पुट वैल्यूज। नाउ तो इतना तो हम समझ गए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके गिर जाए, इस बार कलर चेंज करते हैं ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे तो लाइमन सीरीज बनेगी। लाइमन सीरीज में N1 कहां आ रहा है, जहां गिरे उसको हम N1 बोलते हैं, और जहां से गिरे उसको N2 बोलते हैं। तो अगर लाइमन सीरीज की बात करें तो हमेशा फर्स्ट में गिरेगा तो N1 हमेशा क्या होगा, 1। N2 की जगह पे हमें नहीं पता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे मिल रहा है। N1 की जगह हमेशा 1, N2 की जगह हमें नहीं पता। बामर में N1 की जगह हमेशा 2, N2 की जगह हमें नहीं पता। पास्चन में N1 की जगह 3, N2 की जगह हमें नहीं पता। कुछ केस में पता होगा, कब, ये सारी बातें भी आपको पता पड़ जाएंगे अभी 2 मिनट में। नाउ तो लाइमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल बी 1/λ इज इक्वल टू 1/r, मतलब 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर मैं यहां पर 1/λ कैलकुलेट करता हूं तो क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू यहां पर 1/n1 के प्लेस पर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 के प्लेस पर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कह चुका हूं कुछ एक केसेस में मुझे पता होगा। वो केसेस कौन से हैं तो हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर यही फॉर्मूला मुझे बनाना होता बामर के लिए तो यहां पर मैं क्या करता, बामर के लिए यहां पे मैं क्या करता, 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता। क्या ये बात क्लियर है? नाउ अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो आप इतना तो समझ गए, आप इतना तो समझ गए कि लाइट जब भी ट्रांजिशन होगा लाइट निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है तो कुछ ही फ्रीक्वेंसी, कुछ ही वेवलेंथ हो सकती है। तो भाई किस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ निकलेगी, ये हमें अभी सीखना है। तो देखो जरा, पहली बात कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो ट्रांजिशन होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो किस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी, मिनिमम, और किस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। आप इतना तो जानते हो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं कि नहीं होते। तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो हम इसको बोलते हैं लार्जेस्ट वेवलेंथ। ठीक, नाउ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ। उल्टा है ना, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक, चलो मैं नहीं पढ़ा था, मैं आपसे खुद से पूछ लेता हूं। आप एक बात मुझे बताओ, एक बात आप मुझे बताइए कि मान के चलो कि ये यहां पर मेरे पास एक एनर्जी स्टेट है, ये मेरे पास दूसरी एनर्जी स्टेट है, ये मेरे पास तीसरी एनर्जी स्टेट है। अब ये बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये देखो ये चौथी एनर्जी स्टेट, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी और ये वाली स्टेट की कुछ एनर्जी होगी। तो ये बताओ मुझे एनर्जी कितनी रिलीज होती है, आप कहोगे बोला सर जितना दो ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, यही बात है ना। नाउ तो आप मुझे बताइए कि एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ से आके गिर रहा है फर्स्ट में, कहां से, 4 से फर्स्ट में, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड से आके फर्स्ट में गिर रहा है तब, बोलो जरा बताओ। तो आपका आंसर होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 4 से फर्स्ट में आगे गिर रहा है तब उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। ठीक, और ये वाले केस में जो एनर्जी होगी वो कम होगी। एनर्जी को कौन डिसाइड करता है, डुअल नेचर में हमने पढ़ा है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंड, एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो जब एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, जब ऑर्बिट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, 4 से फर्स्ट में, 5 से फर्स्ट में, 6 से फर्स्ट में, तो फिर फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, ऑर्बिट का डिफरेंस ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो बताओ तो वेवलेंथ कम। तो बस यही बात समझना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए मुझे चाहिए मैक्सिमम एनर्जी, बात सुनो, ये आप भूलना नहीं चाहिए आपको, ये बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा ही काम की बात है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे चाहिए मैक्सिमम एनर्जी, क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी, अगर मुझे मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है कि ऑर्बिट का डिफरेंस ज्यादा होना, जितनी दूर से आएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है रिलीज करेगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं यहां पर, ऐसा बोलता हूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आके फर्स्ट में गिर जाए, लाइमन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, लाइमन की, बामर के लिए सेकंड हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आके फर्स्ट में गिर जाए तो बहुत एनर्जी मिलेगी, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा, इंफिनिटी मतलब बाहर वाली सबसे, तो बहुत एनर्जी मिलेगी। ठीक, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो इंग्लिश में बोलो, सर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो बहुत एनर्जी मिलेगी, लार्ज एनर्जी मिलेगी। लार्ज एनर्जी मतलब लार्ज फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट है तो वेवलेंथ कैसी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बताइए कि भाई, ये बताओ कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अब मुझे बताओ कब मिलेगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब मिलेगी कि जब इंफिनिटी से आए और मतलब n2 क्या हो, इंफिनिटी, और n1 क्या हो, 1। बात समझ में आ गई ना। तो मैं n2 की बात करूंगा, सिर्फ किसकी बात करूंगा, क्योंकि बामर सीरीज में n1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा, n2 की। तो अगर n2 क्या है, इंफिनिटी, कोई भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है तो बहुत एनर्जी रिलीज करेगा। बहुत एनर्जी मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मुझे बताइए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इंफिनिटी से। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 कितना लेना है, इंफिनिटी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 कितना लेना है, इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है। और बोले सर n1, लाइमन के लिए तो 1 लो, पास्टन के लिए 3 लो, बामर के लिए 2 लो, ब्रैकेट के लिए 4 लो, फंड के लिए तो 5 लो, इस तरह से। नाउ तो ये जो लाइन जो बनती है ना, इसको हम बोलते हैं एच गामा। क्या बोलते हैं, एच गामा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को हम बोलते हैं एच, स्पेक्ट्रल सीरीज पे लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं एच गामा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को हम बोलते हैं एच अल्फा। अब आप मुझे बताओ कि कोई इलेक्ट्रॉन
थर्ड से सेकंड पे या सेकंड से फर्स्ट पे गिर जाए, मतलब सिर्फ एक का अंतर हो, तो एनर्जी कम मिलेगी। एनर्जी कम मतलब फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कम मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी कि जब हायर एनर्जी स्टेट सिर्फ एक ही ज्यादा हो। मतलब अगर ये N1 1 है तो N2 2 हो जाए, अगर N1 2 है तो N2 3 हो जाए। तो सिर्फ जब एक ही ज्यादा हो, सिर्फ एक ही ऑर्बिट ऊपर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो लार्जेस्ट है, क्योंकि एनर्जी सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ये बात समझ में आई? अब देखो जरा, तो H अल्फा लाइन किसको बोलते हो कि जब जहां से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो सिर्फ एक ही ऊपर वाली स्टेट है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आए दूसरी मंजिल से और पहले में गिर जाए तो वो जो लाइन जो मुझे मिलेगी ना, छोटे से एनर्जी डिफरेंस है तो बड़ी वेवलेंथ, ठीक ना, तो उसको मैं बोलूंगा H अल्फा। इसी तरह से अगर जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना सिर्फ दो के गैप में आ रहा है, जैसे मान के चलो मैं बात कर रहा हूं बामर सीरीज की, किसकी? बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन गिरेगा 2 में, और अगर 4 से आ जाए, 4 से, तो 2 का गैप आ गया। तो 2 का गैप जब आ जाता है तो जो लाइन हमें अचीव होती है दैट इज कॉल्ड H बीटा। इन द सेम वे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए H गामा, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। अब इसमें जो है ना आपके स्कूल में, कॉलेज में, मतलब जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये न्यूमेरिकल में आपके काम आ जाते हैं। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। भाई शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज अगर हमें निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी देखो फॉर्मूला आपको पता है कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अभी देखो, अब इतनी बात समझने के बाद तो खेल हो जाना चाहिए। अगर मैं कहूं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, देखो मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से पीछे पेज पलट के आपको बता सकता हूं, लेकिन आपके दिमाग में एक बार बात बैठनी चाहिए। अगर मैं कहूं मुझे चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन आना चाहिए इंफिनिटी से और गिरना चाहिए फर्स्ट पे। लाइमन की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब है N2 के प्लेस पर रखूंगा इंफिनिटी और N1 के प्लेस पर रखूंगा 1 लाइमन सीरीज में। ये किसके लिए है? ये है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किसके लिए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए। नाउ तो अभी देखो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, शॉर्ट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी 1.097 इंटू 10 to the power 7, और यहां पर जो है 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर मैं इसको, ये हो जाएगा 0, तो अगर यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा लैम्डा की वैल्यू, दिस विल बी 1, ये 1.097 और ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power माइनस 7 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू जो कुछ भी सॉल्व करने के बाद बचेगा, ये हमने ऑलरेडी आंसर यहाँ पे लिख के रखा है, 911 एंगस्ट्रॉम बचेगा 911 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से अगर मैं लॉन्गेस्ट के लिए निकालूंगा तो लॉन्गेस्ट के लिए मुझे यहाँ पर समझना है कि N2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो जरा N2 की लाइमन सीरीज में n+1 चलता है ना लॉन्गेस्ट के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम, ठीक है नाउ सॉरी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि मिनिमम एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? जस्ट ऊपर से, मतलब N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 1, कहां से? N1 प्लस 1। तो मतलब यहां पर मैं N2 के प्लेस पर ले लूंगा 2 और N1 के प्लेस पर ले लूंगा 1, तो बस इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिलेगा। एट दैट आंसर शुड मैच दिस 121 नैनोमीटर। क्या आपको ये क्लियर है? नाउ तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, दैट इज योर, इसमें पूछा जा रहा है बामर सीरीज के लिए कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है। तो बामर सीरीज के लिए क्या करेंगे? तो यहां पर देखो H अल्फा, अभी हमने जस्ट बात की H अल्फा क्या होता है, तो H अल्फा क्या होता है एक बार हम डिस्कशन करेंगे कि H अल्फा इज इक्वल टू, हमने सबसे पहली जो लाइन है दैट इज योर H अल्फा, और H अल्फा के केस में जो N2 होता है दैट इज N1 प्लस 1। क्लियर है? बामर सीरीज है, बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में N1 क्या होता है? 2 और 1, तो N2 के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा? N2 के प्लेस पर मैं पुट करूंगा 3, ठीक, और N1 के प्लेस पर मैं पुट करूंगा 2, N1 के प्लेस पर पुट करूंगा 2, और यहां से जो फॉर्मूला, आप मुझे कुछ भी निकालना, मतलब कैलकुलेट द रेडबर्ग कांस्टेंट, ये वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ये मुझे दिया हुआ है 6553 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ये गिवन है। अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। नाउ कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन
n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा इतना जो है डिटेल में डिस्कशन करने के बाद आप कम से कम इसकी कैलकुलेशन जरूर से करोगे गाइज। देखो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, मैं चाहता या जो है तो वन शॉट में थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ में हो सकता था, जैसे मैं इसको 25 मिनट के अगर चैप्टर बना के जो इसको खत्म कर दूंगा वैसे भी हो सकता है, लेकिन हम जो डिटेल में कर रहे हैं, आप मुझे विश्वास कर रहे हो तो हम इसको पूरी तरह से जो है सफल बनाएंगे। लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी। बोर थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे, मतलब इन सारी चीजों को बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक नाउ अभी बोर थ्योरी कुछ लिमिटेशंस थे, क्या लिमिटेशंस थे तो देखिए जरा। दिस थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब ये थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजेनिक एटम के लिए जो है एप्लीकेबल थी, मतलब सिर्फ ऐसे एटम जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है वहां पर ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। ठीक, जो अभी जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है हम उस पर जो है डिस्कशन करते हैं आज का टाइम, बट वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है नाउ। तो इट डज नॉट, सेकंड रीजन जो है लिमिटेशन का, इट डज नॉट एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स व्हाइल इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। इस थ्योरी ने, मतलब बोर ने ये नहीं बताया कि ऑर्बिट्स आपने सर्कुलर ही क्यों लिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी पॉसिबल हैं। देख नाउ थर्ड क्या है, एज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टी ऑल्सो। अब आप डुअल नेचर समझते हो कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव प्रॉपर्टी भी है, तो जो ऑर्बिट का जो वो होगा ना, जो पाथ, वो एग्जैक्टली सर्कुलर कैसे है इस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, मतलब वेव थ्योरी को हमने कंसीडर नहीं किया। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन हर पार्टिकल के से एक वेव भी एसोसिएट होते हैं, जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया गया। इट डज नॉट टेल अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में कोई भी रिलेशन ये नहीं देता है। ये क्या बताता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी की मतलब उन लाइंस की फ्रीक्वेंसी को ही ये प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, अब क्या रह गया भाई, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है। देखो जरा, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड। बात सुनिए, एक्साइटेशन, आप समझ रहे हो एक्साइटेशन बहुत आसान सी बात है। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट मतलब ग्राउंड स्टेट से कोई भी ऊपर वाली स्टेट में पहुंच जाए तो हम बोलेंगे कि जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो गया, एक्साइट हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, n इज इक्वल टू 1 हम किसके लिए लेते हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए। n इज इक्वल टू 2 हम किसके लिए लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के लिए। n इज इक्वल टू 3 हम किसके लिए लेते हैं, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए, स्टेट के लिए। और देखो जरा, अभी ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक। अभी देखिए जरा, अब इस फॉर्मूले में जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना, ये वाली, ये मतलब अगर मैं यहां पर आपको कलर चेंज करके बताऊं तो आपको पता पड़ेगा कि अगर मैं इस फॉर्मूले में ये कैलकुलेट करता हूं, ये टर्म, तो इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है -13.6 और 1 अपॉन n स्क्वायर तो है ही, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक। तो एक्चुअल में जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। अगर मैं ग्राउंड स्टेट में बात करता हूं हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू -13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, n स्क्वायर के प्लेस पर मैं 1 पुट करूंगा तो एनर्जी मिलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर मैं 2 पुट करूंगा तो एनर्जी मिलेगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द सेम वे अगर मैं 3 पुट करता हूं तो एनर्जी मिलेगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेक नाउ। अब अगर मुझे निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सॉरी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ जाए तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ये कितनी होती है, या फिर चलो मैं ऐसा बोलूं आपसे कि अगर मान के चलो मुझे फर्स्ट से सेकंड में भेजना है, क्या एक्साइटेशन मतलब फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से थर्ड में, फर्स्ट से फोर्थ में, ठीक। तो अगर मुझे क्या है, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड में भेजना है तो जितना इन दोनों के बीच का अंतर है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो जरा, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होती है, E2 माइनस E1, तो कितनी हो जाएगी, सेकंड माइनस फर्स्ट वाले की एनर्जी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो निकलेगी दैट विल बी +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट से सेकंड में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो दोनों ऑर्बिट की जो एनर्जी का जो अंतर होगा उतनी एनर्जी के बराबर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू E3 माइनस E1, ठीक। तो E3 माइनस E1 ये वैल्यूज में निकालूंगा तो आ जाएगा +12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर नाउ, ओके।
नाउ वी कम टू द एक्साइटेशन पोटेंशियल। भाई एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? जैसे मान के चलिए एक्साइटेशन कब बोलते हैं हम कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर पहुंच जाए तो हमने कहा भाई एक्साइटेशन हो गया। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है सो दैट उसको एनर्जी मिले और वो ऊपर पहुंच जाए। क्लियर है? नाउ तो अभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मान के चलिए कि भाई हमारे पास एक मर्क्यूरी ट्यूब है, उसको हमने जो है अपने होल्डर में फंसा दे करके मैं उसको प्लस माइनस मिलके पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे भाई वहां पर जो है आपने एक्साइटेशन पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे। नाउ तो अभी क्या है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड टू रीच द हायर एनर्जी स्टेट from lower energy state is called excitation potential। अब excitation potential भी ऐसे फर्स्ट excitation potential, सेकंड excitation potential होते हैं। फर्स्ट से सेकंड में पहुंचा दो तो फर्स्ट excitation potential, फर्स्ट से थर्ड में पहुंचा दो तो फिर सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट से फोर्थ में पहुंचा दो तो थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वही V1 इज इक्वल टू वही जो माइनस 3.4 और ये माइनस 13.6 जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी प्लस 10.2 वोल्ट। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास। नाउ जो आखिरी पॉइंट है दैट इज बस हो गया, 2 घंटे की क्लास जो है अपनी कंप्लीट हो गई। थोड़ा बहुत जो है कम होगा इसमें। नाउ आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि भाई कोई भी एटम आयन कब बन जाता है? जब इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला जाए या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उसी एटम के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को इतना पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया जाए, इतना पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया जाए कि भाई वो अपने एटम को छोड़ के चला जाए, तो उतना पोटेंशियल जैसे मान के चलो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जब उसके पास एनर्जी थी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, सॉरी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और जैसे मान के चलो फ्री हो गया मतलब अपने एटम को छोड़कर चला गया, वो एटम बन गया आयन। तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ना दैट विल बी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करी जाए तो वो प्लस में होगी। किस में होगी? प्लस में। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास फाइनल एनर्जी कितनी हो जाती है? 0 फ्री होने पर, ठीक। फ्री होगा तो मतलब जो वो जो है आयन बन गया जो एटम है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस में, तब जाकर के वो आयन बनेगा। सिमिलरली जब आप इतना पोटेंशियल देंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट कर जाएगा, मतलब अपने टारगेट एटम को छोड़ करके चला जाएगा कंप्लीटली एटम से बाहर। समझ में आया? चलिए, तो ये थी अपनी आज की पूरी कहानी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन को एकदम जगमगा देंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई या ना या फिर नहीं आ पाई। तो बस आपका इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में, और भी प्लेलिस्ट वगैरह आपको सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।